नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। दुनिया भर में लोकतंत्र तेजी से विकसित हो रहा है और ऐसे समय में संसद की गरिमा और संवाद की भूमिका को और मजबूत करने की जरूरत है। CSPOC एक ऐसा वैश्विक मंच है जिसका काम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है। CSPOC को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे, जिसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। संसद टीवी पर समय दिया इसके लिए। सर, CSPOC को वैश्विक मंच कहा जा रहा है और इसकी मेज़बानी जो है वो 2026 में भारत के हाथ में रही। आप इन दोनों सवालों को किस संदर्भ में देखते हैं? आज की दुनिया में CSPOC की भूमिका और प्रासंगिकता पर हमें सबसे पहले गौर करना चाहिए जी। यानी यह कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड स्पीकर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, यानी राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। इसकी स्थापना 1969 में हुई जी। इसका सेक्रेटरिएट कनाडा में है। इसमें मूलतः जो मुल्क हैं आज लगभग 53 देश हैं, लेकिन अधिकांश देश इसमें साउथ ब्लॉक के देश हैं, जिन्हें हम साउथ ब्लॉक के रूप में जानते हैं। उनमें हिंद महासागर के मुल्क हैं, उनमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के देश हैं। ये सारे मुल्क वो हैं जो विकासशील हैं जी। और ये वो मुल्क हैं जो ख़ास तौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद होने लगे। और इनमें से कई देशों में हमारे गांधी का भी प्रभाव था। आपको याद होगा, आज़ादी की लड़ाई के बाद गांधी के प्रयास से ही दुनिया से साम्राज्यवाद का अंत होने लगा जी। तो एक तरह से राष्ट्रमंडल के वो देश हैं जहां पर लोकतंत्र शासन के रूप में उनकी आज़ादी के बाद आ रहा था। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए एक जो अम्ब्रेला के रूप में एक संस्थान खड़ा हुआ और मिला, वो इन्हीं राष्ट्रमंडल देशों का समूह था। लोकतंत्र को कैसे और मजबूत करें, लोकतंत्र की संस्कृति कैसे इन देशों में और बेहतर तरीके से फैले, ये मंच उसका एक बातचीत का या परामर्श का एक बहुत महत्वपूर्ण फोरम बना। अब 69 से इसकी शुरुआत हुई और 28वां कॉन्फ्रेंस ये हो रहा है। भारत में यह चौथा कॉन्फ्रेंस 2026 में हो रहा है। इसके पहले 70-71 के आसपास हुआ था, फिर आपको लास्ट कॉन्फ्रेंस 2010 में हुआ था और एक 1986 में हुआ था। तो हमारे आज के वैश्विक परिस्थितियों में इस कॉन्फ्रेंस का भारत में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी वजह मैं आपसे बताऊंगा, पर ये मैं बताना चाहता था कि यह इसका महत्व क्या है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं को आपस में साझा करने का मंच देता था। इनमें वो सारे देश शामिल थे अधिक जो आज़ाद हुए थे, जहाँ पर एक तरह का जो एक उपनिवेशवाद के दौर से गुजरे थे और जिनकी सोच भी सर एक जैसी उन देशों की होगी लगभग। और इनमें से कई देशों में गांधी जी का बड़ा गहरा असर था। भारत में तो था ही, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने काम किया और भारत की आज़ादी के बाद लैटिन अमेरिका से लेकर अन्य कई विकासशील देशों में आप गौर करेंगे कि उनके यहाँ एक गांधी का बड़ा गहरा असर रहा। तो खास तौर से जो ये साउथ के मुल्क हैं, इनके वैल्यूज भी साझा हैं। हम एक तरह से लोकतांत्रिक देश हैं और हम प्रगति के लिए मिलकर के कैसे साझा प्रयास कर सकें वो कर रहे हैं। और लगभग ये साउथ ब्लॉक के, ग्लोबल साउथ जिन्हें हम कहते हैं, 42 देश हैं और इनमें अधिकतर, जैसे मैंने आपसे कहा, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और हिंद महासागर के देश हैं। इस बार मेजबान भारत है, चौथी बार, और इसका काम सुचारू रूप से चले इसके लिए कनाडा ने शुरू में इसे अपना सचिवालय दिया और आज की तारीख में इसके कुल सदस्यों की संख्या लगभग 53 है। इनमें से 23 जो है बाईकैमरल है, जहां दोनों तरह की संसद हैं। रेस्ट लगभग 30 एक संसदीय यूनिकैमरल हैं। अब हमारे यहाँ गुजरे वर्षों में, यानी पास्ट ईयर्स में, पिछले कुछ वर्षों में या 69 ऑनवर्ड्स, जिन मुद्दों पर इस मंच पर खासतौर से CSPOC में जो सवाल उठे या जिन पर विमर्श हुआ, जिनके सुझाव से हमने एक दूसरे से सीखा,
उसमें संसदीय संस्थाओं के ओवरऑल फंक्शनिंग पर हमने चर्चा की। उन मुद्दों में क्लाइमेट चेंज है, उन मुद्दों में रिमोट पार्लियामेंट्स, ई पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री इंगेजमेंट्स हैं, स्पीकर्स के रोल हैं, क्योंकि स्पीकर के रोल के साथ लगातार चैलेंजेस जो सामने आती हैं उनको कैसे हम बेहतर बना सकें, कंसेंसस बिल्डिंग यानी सर्वसम्मति कैसे हम सदन में बना सकें, खासतौर से विधायिका के कामों में हम मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, डाइवर्सिटीज इन पार्लियामेंट, हर एक पार्लियामेंट में अपनी अपनी विविधता है, और खासतौर से भारत में भारत तो एक तरह से आप देखें तो अलग अलग संस्कृतियों, परिवेश, भाषा का मुल्क है, और इन सारे मुल्कों में सबसे अधिक आबादी 1.4 बिलियन आबादी तो हमारी है, भारत की है। तो भारत का एक महत्वपूर्ण रोल है। मुझे सर ये फर्क आप समझा सकते हैं कि वैश्विक मंच नाम दिया गया, सर ये राजनीतिक सम्मेलन क्यों नहीं है CSPOC? नहीं, इसमें आप देखें लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका से लेकर एशिया के सारे मुल्क इसमें शामिल हैं। तो एक रूप में एक विश्व के देश इसमें है, विश्व के देशों का रिप्रेजेंटेशन इसमें है। तो वैश्विक मंच इस रूप में है संसदीय फोरम जहां पर अपने भविष्य को एक बेहतर आकार देने के लिए काम करता है। जी। तो ये संसदीय मंच इस रूप में पॉलिटिकल मंच को, ये राजनीतिक विचार विमर्श ही सिर्फ हो ये नहीं है। जी। ये जैसे इसमें आपको मैंने बताया कि कैसे क्लाइमेट चेंज का इशू, तो क्लाइमेट चेंज राजनीतिक मंचों पर हम बता सकते हैं कि इनका क्या महत्व है या क्या जरूरत है पूरी दुनिया के लिए, पर उनको कानून का शक्ल देना या अपने लोकतंत्र में या विधायिका में जो विधायक हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिलकर कैसे माहौल बनाए जनता के बीच, वो कैसे माहौल सदन में बनाए कि उस ढंग का कानून बन सके, उस ढंग के कदम उठाए जा सके। तो हमारी भूमिका राजनीति से अलग लेजिस्लेटिव के रूप में जहां हम एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कर सकते हैं। मैंने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थीम्स हैं हमारे, उन पर भी हम बातचीत करते हैं, फिर हेल्थ और वेलबींग पर, फिर इसके अलावा ट्रेनिंग फॉर पार्लियामेंटेरियंस एंड स्टाफ। आज की तारीख में आप देखें कि पार्लियामेंट का खुद का कामकाज कितना बदल गया है पिछले 4-5 दशकों में। जिस रूप में सवाल आज पार्लियामेंट में सांसदों के आते हैं, जिस रूप में टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ उसका जो असर पड़ा है, तो बहुत बड़ी बड़ी चेंज सर हमने और कुछ ही सालों में हमने देखा है। इन बदलावों को हम डिस्कस करते हैं और एक दूसरे पार्लियामेंट से हम सीखने की कोशिश करते हैं, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेज को हम अपनाते हैं, इसलिए फोरम बड़ा महत्वपूर्ण और कारगर है। चलिए सर, हम आएंगे कुछ और सवालों पर, लेकिन जब भारत और CSPOC और साल 2026, जब इन तीन चीज़ों को आप एक साथ देखते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? आप कैसे उसको परिभाषित करेंगे? आज की दुनिया में देखें आप भारत का कद और महत्व। भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया में जब अस्थिरता है तब भारत स्थिर मुल्क के रूप में। बिल्कुल। और विश्व में भारत ने 14 के बाद किस रूप में एक नई पहचान बनाई है। पहली चीज मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं, कोविड के दौरान जिस तरह से मैत्री वैक्सीन हम लोगों ने चलाया और दुनिया के उन मुल्कों को वैक्सीन किस रूप में मुफ्त में हमने मदद की, जिसके लिए दुनिया के बड़े देशों की बड़ी दवा कंपनियां उनसे बड़ी शर्तों पर दवा देने के लिए अनेक तरह की शर्तें रख रही थी, तब भारत ने अपना एक पक्ष रखा। उसके बाद खासतौर से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में हमने जिस रूप में अपने यहाँ, हमारे यहाँ पेमेंट्स वगैरह के बारे में जो स्वरूप सामने आया, उससे दुनिया को हमने अपने जो स्वरूप दिया, मदद की। तो क्या सर आपको लगता है कि ये वो तमाम वजह है कि CSPOC में जिस बार का मुद्दा है वो AI और सोशल मीडिया है? AI सोशल मीडिया तो है। मैं तो कह रहा हूं कि भारत जो एक नई अपनी पहचान बना रहा है, इस पूरी जिस तरह की दुनिया में हालात दिखते हैं, उसमें भारत एक स्थिर मुल्क होने के साथ साथ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तेजी से बढ़ता हुआ मुल्क है और कैसे पीछे छूट गए मुल्कों के लिए वो काम कर रहा है हर एक मोर्चे पर, जिसका उल्लेख मैंने कोविड से लेकर अब तक का किया। तो वो जब सम्मेलन भारत में होगा, भारत की स्वरूप को लोग आकर यहाँ देखेंगे, अलग अलग संस्कृतियों का देश, अलग अलग परिवेश का मुल्क, उसकी संसद में किस रूप में नए प्रयोग हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नई टेक्नोलॉजी या डिजिटलाइजेशन का कैसे प्रयोग हो रहा है, तो भारत का यह महत्व उन देशों के बीच पहुंचेगा। तब एक भरोसे का जो कह सकते हैं एक जो
संबंध बनता है वो इन्हीं आधारों पे बनता है। CSPOC में स्पीकर और जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी निष्पक्षता कैसे तय होती है सर? ये दो शब्द एक साथ चल रहे हैं इस मंच पर सर। हम सब एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखते हैं। जी आज की तारीख में भारत में भी संसद में अनेक तरह की चुनौतियां आपको दिखाई देती है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी है। भारत, चूंकि मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ 1/3 से अधिक, मतलब जो 1/3 नहीं बोल, ये 1.4 बिलियन, जी इसमें हमारी जो आबादी है वो आबादी आज जो आपके इस राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन के देश हैं उनमें सबसे अधिक आबादी वाला हमारा मुल्क है। तो हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम क्या बेहतर कर पा रहे हैं, और अनेक चीजें हमने बेहतर की हैं, उनसे दूसरे लोग सीखते हैं, उनके कामों से हम सीखते हैं। जैसे उन देशों में अनेक नए ऐसे देश हैं या छोटे देश हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कई चीज़ों में काम किया है। हम उनसे सीखते हैं कि कैसे एक लोकतांत्रिक संस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर संवाद करने के लिए, बेहतर ढंग से ट्रस्ट हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कई बैठकों में आपने भाग लिया है, तो जब आपने भाग लिया है तो वहाँ पर क्या आपने महसूस किया? अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके वहाँ पर कैसी बातचीत होती है? जैसे खासतौर से 4 देशों का अनुभव है पिछले जो लगभग 7-8 वर्षों में जो मैंने भाग लिया है। कनाडा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला। युगांडा में जो हम लोगों ने जलवायु संकट पर बात की, जी बिल्कुल, वो एक तरह का क्या उनका अनुभव रहा उससे हमने सीखा। इसी तरह से कनाडा में वहाँ उनके पार्लियामेंट के कामकाज में क्या व्यवधान आते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं, उस पर हमने बड़ी गंभीर चर्चा की थी। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में अनेक अन्य देशों से सीखने की हमने कोशिश की कि उनके यहाँ नया क्या हो रहा है, और हमने भारत का पक्ष अपना बताया। भारत में क्या नई चीज़ें हमारे यहाँ खासतौर से हुई हैं, कोविड से लेकर के और बाकी अन्य चीज़ों में हमने क्या प्रयास किए, और किस तरह से हमारी विधायिकाएं खासतौर से और संसद ने किस रूप में रोल प्ले किया, इस पर हमने उनको इन्फॉर्म किया। तो इन चीज़ों से भारत के कामकाज के बारे में उनको रूबरू कराने और उनके कामकाज से खुद को सीखने का मौका देता है ऐसा मत। हमारे यहाँ पे बड़ी तेज गति से चीज़ें हम कर रहे हैं जो बहुत संतोषप्रद है। जैसे हमारे यहाँ खासतौर से डिजिटाइजेशन से लेकर के और AI का जिस रूप में प्रयोग हो रहा है उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। और वो हमने उनको बताया कि कोविड के दौरान हमारे जितने पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स थे उनकी डिजिटाइजेशन का बहुत गंभीर और लंबा प्रयास चला, लगभग हमने वो कर लिया है। अब हम सेकंड फेज में हैं। आप देखें आज की तारीख में हमारे यहाँ AI या डिजिटाइजेशन का कितना पेपरलेस पार्लियामेंट की और किस तरह हमने प्रगति की है, ये उनको रूबरू कराया। आज हमारे यहाँ सांसदों को, हमें पहले जब मैं सांसद में 14 मैं सांसद बनकर आया तो सारी चीज़ें फिजिकल पेपर्स में आती थी। आज हमारे यहाँ पार्लियामेंट से सीधे हमारे ईमेल पर सब चीज़ें आती हैं। हम अपने संसद में अपनी सीट पर बैठ कर के आज की कार्यसूची क्या है, किस मुद्दे पर बहस होनी है, किस पर हमारे यहाँ आज 0 आवर में बहस होनी है, हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, हमारे यहाँ इसके बाद स्पेशल मेंशंस क्या है, किस बिल पर बहस होनी है, सब कुछ हम अपने यहाँ बैठ करके देख सकते हैं। जी सर। तो हमने कई चीज़ों में उन मुल्कों से बहुत ज़्यादा प्रगति की है और जिसका फर्क दिख रहा है हमारी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। फिर हम अगला कदम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयास में भी कई जगहों पर अब जो किसी इशू के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आदेश लेना है तो हम कैसे अपने ईमेल के द्वारा ही हम इन चीज़ों को आदेश पालें। या जैसे अब देखिएगा, बहुत मैं अगर सामान्य रूप में कहूँ तो हम लोग पहले यात्रा करते थे तो हम नोट भेजते थे, हमें एयरलाइन का टिकट चाहिए, वो टिकट आ गया, उसके भुगतान के लिए हम फिर अलग से बिल बनाते थे। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस धीरे धीरे एक हो जाएंगे। फिर दूसरी उल्लेखनीय चीज़ मैं आपको बताऊँ, पहले भी ये व्यवस्था थी कि अगर कोई बोलता था तो साथ साथ उसका ट्रांसक्रिप्शन दूसरी भाषा में हो जाया करता था, यानी अनुवाद की व्यवस्था। अब हमारे यहाँ भाषणी का प्रयोग या लगभग 2 दर्जन के आसपास भाषाओं का आज हमारे यहाँ प्रयोग होता है और उसका अनुवाद भी होता है जी। पर बहुत तेजी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि AI के प्रयोग से आने वाले समय में हम बोलेंगे अपनी जिस पसंद की भाषा में, और जो जिस पसंद की भाषा में सुनना चाहता है वो उसको उपलब्ध होगा। बड़ी बात है सर जी। तो ये
प्रयास जो भारत में हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासतौर से पार्लियामेंट के कामकाज में, वो उन तक हम बता पाते हैं, तब भारत की विविधता, भारत की पार्लियामेंट की क्षमता के बारे में वो मुल्क जानते हैं। तो हमारे यहाँ कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। जब उन मुल्कों के लोग यहाँ आते हैं, जब हमारी यह डिजिटाइजेशन से लेकर पेपरलेस पार्लियामेंट, एआई का प्रयोग, हमारे यहाँ देखिए आज सारे पार्लियामेंट्स में पुराने रिकॉर्ड अगर ढूंढना चाहें, किसी प्रधानमंत्री का भाषण, किसी बाकी चीज़ों की, वो तो पहले हमें उसमें लंबा समय लगता था। आज की तारीख में आप मिनटों में, सेकंड्स में आप ढूंढ सकते हैं। हमें खुद हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उनके कामों में इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है आने वाले समय में। फर्ज कर लीजिए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसी चीज़ पर तुरंत निर्णय लेना, अगर हमने इस्तेमाल किया, अपने आप देखती हैं, अब तो पेपर से हम सब काम करते नहीं, हम वो लगे हुए हैं सारे जगहों पर कंप्यूटर छोटे रूप में, जिस पे हम सब काम करते हैं। हम उस पे हमारे सारे पास्ट डिसीजंस, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जो भी निर्णय हैं, अगर वो एक जगह कंपाइल्ड है, उस विषय को हमने सिर्फ डाला, तो तुरंत हमें आ जाएगा कि इस इशू पर ये निर्णय पहले हुए हैं। जहाँ संसद है तो वहाँ शब्द गरिमा भी है। तो क्या सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पीठासीन अधिकारी की आप मानते हैं? लगातार हो रही है। पहले के दिनों में आप देखें तो खुद भारत में भी, अन्य जगहों पर भी आप ये पा सकती हैं, पीठासीन अधिकारी आमतौर पर बैठते थे, सुचारू रूप से सदन चलने की निगरानी करते थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत माननीय सांसद अपनी बहस करते थे या उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बहस में हिस्सा लेते थे। अब राजनीतिक आकांक्षाएं इस रूप में कई बार दिखती हैं कि वो अपने जो पॉलिटिकल एम्बिशन है उसको लेकर कई बार एग्रेसिव भी दिखाई देते हैं। उन्हीं जगहों पर लगता है कि नियम और प्रक्रियाओं की मर्यादा शायद शिथिल हो रही है। तब एक प्रिजाइडिंग अफसर को एग्जिस्टिंग लॉज के अनुसार, जो मान लीजिए, कम से कम भारत के अनुभव के बारे में कह सकता हूं, जो 52 से या संसद बनने के बाद जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने, उनमें कोई परिवर्तन बहुत नहीं हुआ है, मामूली परिवर्तन समय समय पर हुआ है। पर उन्हीं रूल और प्रोसीजर्स के तहत हमें जब चुनौतियां कम होती थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के सामने, तब हमें जब अब चुनौतियां अधिक है, उन्हीं रूल्स प्रोसीजर के तहत पुराने संसद को चलाना है, संसद का काम निष्पादित करना है। सरकार और विपक्ष की बात और माननीय सांसदों की बात में कैसे वो संतुलन कायम करना है ताकि गतिरोध खत्म होकर काम आगे बढ़ता रहे, इसकी कोशिश करनी है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण काम तो इस माहौल में है ही। इसी में जो आपने उल्लेख किया, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल भी आज दिखता है कई बार। तो संसदीय शब्दों की एक मर्यादा बनी हुई है, उसमें ज़्यादा आपको एक प्रिजाइडिंग अफसर के रूप में अलर्ट रहना पड़ता है, काम तो सर, जब ऐसी बैठकें जैसे CSPOC की जब बैठक होती है और सारे जो स्पीकर्स या फिर पीठासीन अधिकारी जब एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुत विस्तार से इस पर चर्चा होती है? हर एक देश के अपने अलग अलग अनुभव हैं। जैसे अब हमारे ही देश के बारे में आप कहें तो हमारे देश में अगर पीठासीन अधिकारियों की बैठक होती है, स्पीकर्स की बैठक होती है, विधायिका की, तो उसमें भी हम लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। अब जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुत पहले एक नियम बना कि जो भी व्यक्ति वेल में आएगा वह स्वतः निलंबित माना जाएगा। ये जब कानून बना तो एक दूसरी सरकार थी, उसके बाद जो लोग विरोधी में थे वो सत्ता में आ गए, उन्होंने इस कानून को बनाए रखा। उसके बाद वो भी चले गए, फिर पुराने जो विपक्ष था वो सत्ता में आ गया, वो कानून वहां बना हुआ है। तो हम सब ये चर्चा करते हैं कि भाई अगर वहां ये कानून अच्छी तरह चल सकता है तो हम अन्य राज्यों में क्यों नहीं इसका आजमाएं और प्रयोग करें। जैसे अगर कहीं कोई इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें किसी खास सांसद के खिलाफ कोई अगर कदम उठाने की जरूरत पीठासीन अधिकारी को पड़ती है, तो लोकसभा में उसके लिए अलग नियम है, राज्यसभा में अलग नियम है। इन नियमों पर हम सब चर्चा करते हैं। उसी तरह अलग अलग देशों के अलग अलग अनुभव हैं, हम उनसे क्या बेस्ट सीख सकते हैं और सीख करके हम एक दूसरे से क्या आगे जाने के लिए बात कर सकते हैं, यही कोशिश तो हम करते हैं। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ का आपको उदाहरण बताया, इसी देश में छत्तीसगढ़ एक राज्य है जहां पर इस तरह बहुत अच्छी तरह बखूबी होता है। सर, CSPOC में हर बार एक अलग मुद्दा और एक नया मुद्दा चुना जाता है जिस पर की बातचीत होती है। सर, जब बातचीत हो जाती है तमाम मुद्दों को लेकर के, उसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिर
कैसे उस बात को दुनिया में कैसे कन्वे किया जाता है? फिर सीएसपीओसी की भूमिका उन चर्चाओं के बाद क्या होती है? उसके वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये खुला डिस्कशन होता है, इसकी खबरें भी आती हैं और आपस में इसके रेजोल्यूशंस पास होते हैं। इसके अंत में जब सम्मेलन खत्म होगा तो कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर इसके प्रस्ताव एक तरह से सर्वसम्मति से सामने आते हैं। जी। तो और हर सम्मेलन में पास्ट में हम जिन विषयों पर चर्चा की है और जो हमने प्रस्ताव पास किए हैं उन प्रस्तावों पर क्या स्थिति है, इस पर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। इस पे हमने क्या कदम उठाए, किस मुल्क ने किस रूप में काम किया, इसका उल्लेख करते हैं। अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, फेक न्यूज़ की बात करूं, एआई की बात करूं, तो क्या इनका कुछ दुरुपयोग भी है जिसका असर हो सकता है संसद पर पड़ा या फिर पड़ सकता है? इस बारे में भी क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? निश्चित तौर पे आज आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हालांकि 1950 से ही इस तकनीक की चर्चा बहुत सारे फिक्शनल किताबों में आप पढ़ेंगी, पर आज जिसका स्वरूप सामने है बिल्कुल, और इसका उपयोग भी बड़े पैमाने पर अब होने लगा है। और इसकी एक खास समझ है कि अब यह तकनीक, पहले इस तकनीक को ट्रेंड किया गया था मनुष्य की तरह सोचने के लिए नहीं जी। अब आप इसमें सोचने की क्षमता के आधार पर भी इसको आंका जा रहा है। इसमें यह किस तरह से एक निर्णय पर पहुंच सके, इसकी ये एप्लीकेशन में ये चीज़ें भी डाली जा रही हैं। तो आप मानव समझ और ये जटिल तकनीक, ये एप्लीकेशंस कई देता है, उपलब्ध कराता है, उनसे हम कैसे बेहतर काम कर सके, इस पर, और इसकी चुनौतियां क्या हैं, इस पर भी चर्चा होती है। आप इसकी चुनौतियों के बारे में अगर मुझे कहने की इजाज़त दें तो जैसे सोशल मीडिया से लेकर इसकी चुनौतियां, ख़ास तौर से फेक न्यूज़ से लेकर के, और जो गलत खबरें हर जगह, भ्रामक खबरें जो सामने एक चुनौती के रूप में आती हैं, वो खबरें भी हैं जिस पर आमतौर से आप देखेंगे कि संसद में हमारे सांसद सवाल उठाते हैं, किस तरह बड़े लोगों से लेकर, जो राजनीति में बड़ी शख्सियत है, उनसे लेकर के मामूली लोगों तक, ट्रोलिंग से लेकर के उनको किस तरह परेशान किया जाता है। या अभी एक आपने उस पर देखा, एक सोशल मीडिया में किस तरह से फेक न्यूज़ से क्या चुनौतियां खड़ी होती हैं, उस पर बड़ी गंभीर स्थिति पैदा होती है। इन सारी चीज़ों पर परामर्श होता है और किन देशों ने क्या रास्ता अपनाए हैं, इससे हम समझ पैदा करते हैं कि हम कैसे आगे जा सके, इन चीज़ों से कैसे, इन चुनौतियों से निपट सके। इस पर भी मतलब बातचीत और सोचने की ज़रूरत है सर, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर सकारात्मक पहलू हैं तो नकारात्मक पहलू भी हर चीज़ की बिल्कुल सकारात्मक पहलू भी हैं। आज सोशल मीडिया पर आ रही कई खबरों को देखकर हमारे माननीय सांसद, आप देखें, कई 0 आवर से लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। जी बिल्कुल। तो और तुरंत, मतलब पहले जो प्रिंट मीडिया का दौर था, तब खबरें कहीं पहुंचने में महीनों महीनों लगते थे। हमारे ही मुल्क में बड़ी घटनाएं 3-3, 4-4 महीने बाद देश में सुर्खियां बनती थी। आज क्षणों में दुनिया के किसी कोने में हुई खबर कहीं पहुंच जाती है। तो ट्रस्ट, उसकी विश्वसनीयता उसकी अगर नहीं है, वो फेक न्यूज है, तो उसकी चुनौतियां अलग हैं, और अगर सही है तो वो एक तरह से सकारात्मक तौर से समाज को आगे ले जाने में, समझ विकसित करने में, या उन चुनौतियों से निपटने में मदद भी करता है। तो इन दोनों तरह की चीज़ों से कैसे कौन सा मुल्क निपट रहा है, उनके एक्सपीरियंस से हम एक दूसरे से सीखते हैं। सर, जब भी अगर ऐसे वैश्विक मंच पर भारत को मेज़बानी का मौका मिलता है, तो क्या ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान कोई भी देश रखता है? मैं केवल भारत की ही नहीं कर रही हूँ, हर देश उन बातों का ध्यान ज़रूर रखता है। सबसे पहले तो हमें एक मेज़बानी का अवसर मिला, और हमारे देश की विविधता, हमारे देश के अतीत, गौरव, और जो हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं। जी। खुद डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा है संविधान में, जिसका उल्लेख किया, कि हमारे यहाँ बौद्ध काल में ही किस रूप में वोटिंग की व्यवस्था थी, जो बौद्ध जो परिषदें बैठती थी, उनके यहाँ व्यवस्था थी। हमारे यहाँ लिच्छवी से लेकर के और दक्षिण के कई राज्यों में किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती थी। जी। केरल से लेकर के आपके कर्नाटक तक अनेक ऐसे पुराने हमारे बड़े लोग हुए, संत हुए, बसप्पा से लेकर के अनेक, जिन्होंने नारायण गुरु आपके केरल में, जिन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति में किस रूप में योगदान दिया।
उन चीज़ों को अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है, जब बाहर का व्यक्ति भारत आता है, तो इतनी विविधताओं का देश, इतनी संस्कृतियों का देश, किस तरह से उसके यहाँ लोकतंत्र मजबूत है, संसद कैसे काम करती है, यहाँ रीजनल एस्पिरेशंस कैसे लोगों के हैं, इन सबसे वो परिचित होता है। तो भारत की भी कोशिश इसमें ऐसे अवसरों पर होती है कि भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत के अतीत के बारे में, भारत के संसदीय कामकाज की प्रणाली के बारे में, भारत कैसे बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है आज की तारीख में दुनिया में। जब मैंने उल्लेख किया शुरू में कि प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कल कि दुनिया जब अस्थिर दिख रही, तो स्थिरता के साथ भारत दुनिया की सबसे तेज प्रगति करता हुआ मुल्क कैसे है, यहाँ की संसदीय प्रणाली कैसे जीवंत है। और एक चीज और मैं उल्लेख करूं, खास तौर से हमारे यहाँ जो महिलाओं के बारे में, खास तौर से हमारे वैधानिक संस्थान जो भी हैं, किस तरह से 33% महिला प्रतिनिधित्व का बिल हमने इसी नई संसद में पास किया। आज वैश्विक स्तर पर भारत में महिलाएं किस तरह से राजनीति में रहनुमाई कर रही हैं, उसका एहसास लोगों पर नहीं है। 1.4 बिलियन महिलाएं पंचायती राज व्यवस्थाओं में वो संभाल रही हैं कारगर रूप से। फिर G20 अध्यक्षता के दौरान किस तरह से भारत ने जेंडर इक्वलिटी, महिला प्रधान विकास के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया और महिला सशक्तिकरण के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया। 21 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में, प्रदेशों में पंचायती राज्य में महिलाओं के 50% से अधिक आरक्षण है आज हमारे यहाँ। इसके अलावा हाल के वर्षों में आपने युवाओं का उल्लेख किया, युवाओं को किस तरह से हम संसदीय व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं, उसके एक्सपोजर की हमने पहल की है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में ही जो पहले फ्लोरल ट्रिब्यूट होता था, उसमें बड़े पैमाने पर आज युवा आते हैं देश भर से चुने हुए, वो भाग लेते हैं, उनसे माननीय प्रधानमंत्री खुद संवाद करते हैं, हमारे बड़े राजनीतिक नेता उनसे संवाद करते हैं। उनका कार्यक्रम पूरे देश में किस तरह से युवा पार्लियामेंट में सहभागी बने, अलग अलग युवा संसद हो रहा है। तो ये बड़े पैमाने पर युवाओं और महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व मिला है, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व ही नहीं, उनको रहनुमाई का जो अवसर मिला है, यह भी हम बताने का काम करते हैं। बिल्कुल सर। सर आखिर में आपसे ये जानना मैं चाहूँगी कि लोकतांत्रिक संदेश देश के लिए क्या है भारत की संसद का, CSPOC जैसे वैश्विक मंच की मेज़बानी और संदेश। CSPOC जैसे वैश्विक मंच की मेज़बानी करना, आज जब पूरी दुनिया में एक राजनीतिक अस्थिरता बाहर दिखती है, दुनिया पूरी मल्टीपोलर हो चुकी है, जिसमें हमारे माननीय विदेश मंत्री लगातार कहते हैं कि किस रूप में अधिक से अधिक ऐसी बैठकों का होना, एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। हम उस माहौल में जब भारत इस रूप में अपनी पहचान एक अलग बना रहा है और हम अपने इंटरेस्ट के लिए, भारत अपने हितों के लिए दुनिया के साथ साझा संबंध बनाकर दुनिया की प्रगति की कोशिश में लगा है, यह एक गौरव की बात है, यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है। मुझे लगता है कि देश के लिए एक बड़ा सुअवसर है कि जब दुनिया में अस्थिरता दिखाई दे रही है, तब हमारे यहाँ दुनिया के 53 देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और इन गंभीर चीज़ों पर भारत की राजधानी नई दिल्ली में यहाँ एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं इन सवालों पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमें CSPOC समझाया है, जो कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी काम लायक ये पूरी जानकारी होगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक बार फिर से सर आपका। CSPOC 2026 की मेज़बानी यह बता रहा है कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों में अपनी सोच को लेकर के कितना मजबूत है, क्योंकि जब सोच और संस्था मजबूत होगी तभी उस देश का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।